हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आपको याद होगा कि हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था दैट वाज पार्शियल बल्कि वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर से पहले हमने डिस्कस किया था एवापोरेशन। तो उसी कंटिन्यूटी का एक और लेक्चर है, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज दैट? बॉइलिंग पॉइंट। वेल, तो अब बॉइलिंग पॉइंट जो है इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, और पूरा लेक्चर मैंने डिस्कस कर लिया है ऑन बोर्ड। तो इसी लेक्चर को मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो कंसंट्रेट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही क्वेश्चन बन सकते हैं रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से। तो चलो शुरुआत करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट को समझाने का तरीका है कि टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure or some external pressure. This is called the boiling point. यानी वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड के वेपर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वलाइज हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसके इक्वल हो जाए, तो जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर इक्वल हो गया है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्या? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट टेक्निकली वो टेम्परेचर है जहां पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होते हैं किसी भी लिक्विड के वो इक्वल हो जाते हैं। तो दैट्स बेसिक पॉइंट। अच्छा, इस बात को समझने के लिए मैंने एक कंसीडर किया है, एक कंटेनर मैंने लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस कंटेनर में सपोज कर लेते हैं कि मैंने लिया है सम अमाउंट ऑफ वाटर। चलो फर्ज कर लेते हैं कि हमने कंटेनर में क्या फिल किया हुआ है? वाटर। और ये कंटेनर जहाँ रखा हुआ है, आप देखें कंटेनर जिस जगह पे रखा हुआ है ये समझो कि सी लेवल है, और आप जानते हैं कि सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 1 एटीएम। आप 1 एटीएम कहें या फिर आप 760 टार कहें, दैट्स अप टू यू, दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, 1 एटीएम या फिर 760 टार, ये दोनों क्या हैं? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किस लेवल पे? सी लेवल पे। सी लेवल हमारी जो है लोएस्ट पॉसिबल एल्टीट्यूड होता है, तो वहां पर प्रेशर भी मैक्सिमम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर फर्ज करो कि ये पानी जो कि सी लेवल पे रखा है, अगर ये पानी 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा हो, व्हाट आई मीन कि रूम टेम्परेचर पे रखा हो, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, तो क्या ये पानी जो सी लेवल पे तो रखा है लेकिन रूम टेम्परेचर पे रखा हो, तो क्या ये पानी एवापोरेट होगा? यस, एवापोरेट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। तो ये पानी किसी भी टेम्परेचर पे रखा होता, पानी होता तो ये एवापोरेट होता। तो चलो हम ये मान लेते हैं कि ये पानी जो है ये एवापोरेट होता होगा। तो चलो सपोज कर लेते हैं कि ये जो डॉट्स बना रहा हूं, दीज आर सपोज टू बी वेपर्स प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 25 डिग्री सेल्सियस पे सी लेवल पे जो पानी रखा हुआ है और जो एवापोरेट हो रहा है, इसके वेपर का प्रेशर जब हमने मेजर किया तो हमने पाया कि पानी के वेपर का प्रेशर जो है वो सी लेवल पे और 25 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो लेस देन 1 एटीएम है। पानी के वेपर का प्रेशर जो है वो क्या है? लेस देन 1 एटीएम है। लेस देन 1 एटीएम तब है जब टेम्परेचर जो है वो कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। पर हमने जब बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया था तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड के वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, फिलहाल इक्वल नहीं है, वो लेस देन 1 एटीएम है। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ पानी के वेपर का प्रेशर लेस देन 1 एटीएम है तब जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, इफ आई विश टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, पानी के वेपर प्रेशर को मैं बढ़ाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि पानी का वेपर प्रेशर बढ़े और बढ़ते हुए फाइनली बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए, तो बताओ कि मुझे पानी को कूल करना होगा या पानी को हीट करना होगा? डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि पानी को हमें हीट करना होगा। अब जब पानी को हीट करना होगा तो हमने क्या किया? पानी को हीट करना स्टार्ट किया। पानी को जैसे जैसे हीट करना स्टार्ट किया तो टेम्परेचर 25 से बढ़ता गया, 25 से 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ता गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया होगा तो पानी से उठने वाले जो वेपर्स हैं उसका प्रेशर भी तो बढ़ता गया होगा। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, साथ साथ में पानी से बनने वाले जो वेपर्स हैं उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो फिर पानी से बनने वाले जो वेपर्स हैं उसका प्रेशर इक्वल टू 1 एटीएम हो जाता है। वो किसकी इक्वल हो जाता है? 1 एटीएम की इक्वल हो जाता है।
ठीक है। अब बताओ कि बाहर का प्रेशर कितना था 1 atm, पानी के वेपर का प्रेशर भी क्या हो गया 1 atm। बताओ ये किस टेम्परेचर पे मुमकिन हुआ, ये इस टेम्परेचर पे मुमकिन हुआ जब पानी को हमने कितना हीट किया 100। और अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कि अब पानी की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड के वेपर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो आई होप कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये तो बात कतई तौर पे समझ गए होंगे। तो दिस इज द वे हाउ वी आर डिस्क्राइबिंग द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये बात अब क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं आगे। अब देखेंगे एक और वर्ड हमें डिस्क्राइब करना है बॉइलिंग पॉइंट के साथ, वो है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट विच इज मेजर्ड व्हेन आउटसाइड प्रेशर इज 1 atm। जब बाहर का प्रेशर 1 atm हो तो 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 atm आउटसाइड प्रेशर पे किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट को जब हम मेजर करेंगे तो ऐसी बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जैसे वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट हमने कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये वाटर की नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। वो क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे थे सी लेवल की, और सी लेवल पे आप जानते हैं कि बाहर का प्रेशर 1 atm होता है। ठीक है, तो वॉट एवर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड which is measured at 1 atm atmospheric pressure, 1 atm outside pressure, now that boiling point is simply called normal boiling point. तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यहां पर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आप देखें कि मैंने एक और पॉइंट यहां पर डिस्कस करनी है, एंड दिस इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट। कि कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, इन सभी फैक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कुछ रेफरेंसेस बुक से लिए जाएंगे, कुछ रेफरेंसेस इन जनरल लिए जाएंगे, तो जरा ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहली पॉइंट जो है आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल में जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करके लिक्विड को वेपराइज करना, उसके लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा, तो इनडायरेक्टली आई मीन कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। तो हायर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये मेन फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को लेकर कुछ एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। मिसाल के तौर पर जैसे कि एक पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ, अब कौन कौन से हाइड्राइड्स की बात हो रही है, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इन हाइड्राइड्स की जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं दे आर हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फास्फोरस, यू कैन सी फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब इस बात को समझने के लिए हम एक रेफरेंस ले सकते हैं। मैं यहां पर एक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि जिन एलिमेंट्स का मैंने जिन एलिमेंट्स का नाम लिया है इनमें एक एलिमेंट है नाइट्रोजन, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन और एक एलिमेंट है फ्लोरीन। ठीक है, और इसी ग्रुप के नेक्स्ट एलिमेंट जो है फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इनके हाइड्राइड्स की बॉइलिंग पॉइंट को मैं कंपेयर कर रहा हूं। तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड आप जानते हैं अमोनिया, फास्फोरस का हाइड्राइड जो है PH3 फास्फीन, ऑक्सीजन का हाइड्राइड जो है वह वाटर, और सल्फर का जो हाइड्राइड है वह हाइड्रोजन सल्फाइड, और इस तरह से फ्लोरीन का HF और क्लोरीन का HCl। जो मैंने पॉइंट लिखी है उसमें लिखा है कि इन्हीं ग्रुप के जो पहले एलिमेंट हैं लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनके हाइड्राइड्स की बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप के दूसरे हाइड्राइड से निस्बतन ज्यादा है। इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है कि अमोनिया की बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज्यादा है, यानी फास्फीन से ज्यादा है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन सल्फाइड से ज्यादा है, और HF की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो HCl से ज्यादा है। इसके पीछे जो रीजन है वो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो शुरू के जो हाइड्राइड्स हैं अमोनिया, वाटर और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जबकि फास्फीन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, HCl है, ये सेकंड मेंबर हैं, पोलर भले हैं लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। जबकि आप जानते हैं कि सेकेंडरी बॉन्ड का जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है।
तो वेयर देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट विल बी लार्जर। तो इस वजह से अमोनिया, वाटर और HF दे आर मच हायर बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू द हाइड्राइड्स ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, जैसे कि फास्फोरस है, सल्फर है या फिर क्लोरीन है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, इस बात को हम यूं भी ले सकते हैं कि जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं उनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं डायहाइड्रिक अल्कोहल की। डायहाइड्रिक अल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की, क्योंकि जितने हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है उनका रेशियो बढ़ेगा उतना हाइड्रोजन बॉन्ड की चांसेस बढ़ेंगी, उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो स्ट्रांगर होती जाएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांगर होगी तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगी। तो आई थिंक ये पहला फैक्टर जो है बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलते आगे। सेकंड फैक्टर मैंने यहां पर मेंशन किया, यू कैन सी कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। इस बात को समझाने के लिए मैं 2-3 एग्जांपल लेने वाला हूं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि सबसे पहले मिथाइल अल्कोहल, पहला एग्जांपल कौन सा लिया मैंने, मिथाइल अल्कोहल। और मिथाइल अल्कोहल जो है इज ए स्मॉलर मॉलिक्यूल, लोअर मॉलिक्यूलर मास, मोनोहाइड्रिक, बॉइलिंग पॉइंट है 64.7। ठीक है, इसी सीरीज का दूसरा अल्कोहल है इथाइल अल्कोहल, ये भी मोनोहाइड्रिक है। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप सेम है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो रेशियो होगा वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल का मास ज्यादा है। इथाइल अल्कोहल का क्योंकि मास ज्यादा है तो आप देख सकते हैं कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। मिथाइल अल्कोहल 64.7 था तो इथाइल अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 78। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। वैसे आपने चैप्टर 6 जो है इंटरकास्ट में एक टॉपिक था होमोलॉगस सीरीज, वहां पर कुछ एग्जांपल आपने पढ़े हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि होमोलॉगस सीरीज जैसे अल्केन है उसमें जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी ये सारे बढ़ते हैं। तो इसी पॉइंट को मैं एग्जांपल पे ले रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, और कार्बन एटम बढ़ेंगे तो फिर आप जानते हैं कि क्या बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा। तो ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि हम जो है बॉइलिंग पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ एक टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इस पे हम बहस करेंगे। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और मॉलिक्यूलर मास इन दोनों का आपस में जो है एक तरह से लड़ाई चलती रहती है। इन अ सेंस कैसे, मिसाल के तौर पर यहां पर कुछ मैंने हाइड्राइड्स लिखे हैं, यू कैन सी ओवर हियर, आई हैव शोन सम हाइड्राइड्स ओवर हियर, HF, HCl, HBr, H5 आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि HF to HCl अगर हम जाएं तो फिर आपने देखा कि मैंने साइन दिया ग्रेटर देन, इसका मतलब यह है कि HF की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, HCl की बॉइलिंग पॉइंट कम है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि बताओ कि HF की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, HCl की बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, तो आप कहेंगे इसकी वजह जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। जो HF है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और HCl के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो यहां पर रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, पोलैरिटी है। लेकिन इसके आगे अगर आप देखें HCl से HBr, HBr से HI, देखो अब मैंने पहले साइन ग्रेटर देन की दी थी, अब मैंने साइन लेसर देन की दी है। इस बात को कंफर्म करने के लिए आप कोई भी सोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि HCl की बॉइलिंग पॉइंट कम है HBr से, HBr की कम है HI से। अब HCl से लेकर HI तक सभी मॉलिक्यूल पोलर हैं, सबके बीच में डायपोल अट्रैक्शन होगी लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इस वजह से HCl से लेकर HI तक पोलैरिटी जो है उसका इश्यू नहीं है, पोलैरिटी लगभग सेम रहती है, नॉट टू मच डिफरेंस, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, पर जो डिफरेंस आता है वो मॉलिक्यूलर मास का आता है। तो आप देखें कि HCl से HBr, HBr से HI मॉलिक्यूलर मास जो वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस वजह से HCl से लेकर HI तक बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो हाइड्रोजन हैलाइड जो हैं उनमें पहला हाइड्रोजन हैलाइड जो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है HCl से, यानी HF की ज्यादा है HCl से। ठीक है, अब HF to HCl जो ज्यादा है,
HF to HCl ज्यादा है, उसकी वजह जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन HCl के बाद HI जो बढ़ती है वैल्यू, वो बढ़ती है किस वजह से? मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो एनॉमलस एक पॉइंट आती है HF to HCl, इसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, फिर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती जाती है। तो आई थिंक ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। एक और फैक्टर भी है, एक फैक्टर है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि लिक्विड के वेपर के प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वलाइज होना होता है। तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा उसको इक्वलाइज करने के लिए। तो इस वजह से हायर द एक्सटर्नल प्रेशर हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी। तो ये बात भी ध्यान में होनी चाहिए। वेल, अच्छा, आप ये भी तो जानते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो उसको एक तो हम खुद जो है आर्टिफिशियल भी बढ़ा सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर को आर्टिफिशियली हम कम भी कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज भी है जो एक्सटर्नल प्रेशर को जो है वो डिस्टर्ब करती है, वो है एल्टीट्यूड। सी लेवल से जितना हम ऊपर जाएंगे तो एयर जो होती है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। एयर की कंसंट्रेशन कम होती है तो एयर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस होता है। एयर का प्रेशर रिड्यूस होता है तो फिर इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है कि बाहर का प्रेशर कम होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा। एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, एल्टीट्यूड के बढ़ने से एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी। तो एल्टीट्यूड तो बढ़ता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एल्टीट्यूड से जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन बातों को लेकर हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, लो एक्सटर्नल प्रेशर, एंड लो एक्सटर्नल प्रेशर मींस लो बॉइलिंग पॉइंट। तो एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, पर ये दोनों जो हैं ये एल्टीट्यूड के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मेरे ख्याल में पॉइंट आपकी क्लियर होगी। चलो भाई, अब इसी बात को लेकर के जो लिक्विड के ऊपर जो दबाव होता है वो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट जो आपको डिस्कस करनी है, मैंने नोट डाल दिया यहां पर, देख सकते हैं, एंड दैट इज कि फूड इज कुक्ड मोर रैपिडली इन प्रेशर कुकर रादर देन इन द ओपन पार्ट। खाना जो है वो प्रेशर कुकर में जल्दी पकता है बनस्पत एक खुले बर्तन के। उसकी जो बेसिक साइंस है वो है ड्यू टू द इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेशर कुकर एक सील्ड पॉट होता है, एक बिल्कुल सील्ड बर्तन होता है। उसमें जो लिक्विड हम बॉयल कर रहे होते हैं उसकी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है क्योंकि उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब लिक्विड एक्चुअल के बजाय हायर टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा होगा, तो सपोज हम किसी भी चीज को बॉयल कर रहे हैं इन वाटर, नॉर्मली पानी की बॉइलिंग पॉइंट 100 है, पर प्रेशर कुकर में पानी की बॉइलिंग पॉइंट 100 से तो बढ़ जाएगी। तो जब खाना हायर टेम्परेचर पे कुक हो रहा होगा तो जल्दी पकेगा। और ये बात ध्यान से सुनेंगे कि खाना जो होता है प्रेशर कुकर में प्रेशर की वजह से जल्दी नहीं पकता। खाना प्रेशर कुकर में जल्दी पकता है, लेकिन उसकी वजह होती है उस लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना जिस लिक्विड में खाने को पका रहे हैं। तो आई थिंक कि प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है, इसकी बेसिक रीजन भी आपको अब समझ में आ गई होगी। चलो भाई, कुछ और पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं। यू कैन सी ओवर हियर सम पॉइंट्स आर बीन रिटन। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड, बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज ड्यू टू इंप्यूरिटीज इन द लिक्विड्स। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो बढ़ जाती है इंप्यूरिटीज के आने से। देखो, एक पॉइंट है कि मेल्टिंग पॉइंट का इंप्यूरिटीज की वजह से कम होना, बॉइलिंग पॉइंट का इंप्यूरिटीज की वजह से बढ़ जाना, इसको हम जनरली कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन का मतलब है कि किसी भी लिक्विड के अंदर हमने कोई चीज डिसॉल्व की हुई हो, जो चीज डिसॉल्व की हुई है इट फंक्शन एज ए इंप्यूरिटी। तो हमने जो भी चीज किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाई हुई है, उस लिक्विड के पार्टिकल सॉल्यूशन में जितने ज्यादा होंगे तो फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड भी उसी हिसाब से एडजस्ट होगा। समझ में आई बात? ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है वो प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की जिसका ताल्लुक सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे हो, ना कि साइज ऑफ पार्टिकल पे हो, ना कि नेचर ऑफ पार्टिकल पे हो। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं जब हम डिस्कस करेंगे किसको, जब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोलाइट को। बहरहाल, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंप्यूरिटीज। ये बात हो गई तय। अब आते हैं कि हेंस इंप्यूरिटी
Hence impurity but not the purity, यहां पर एक करेक्शन कर लेनी है, ठीक है. Hence impurity of a liquid, correction, ठीक है. Hence the purity of the liquid is determined by the boiling point. It's not impurity, purity, ठीक है. इसी वजह से किसी भी लिक्विड की जो प्योरिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम बॉइलिंग पॉइंट का सहारा लेते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई भी एक सैंपल है पानी का, you have to judge, you have to determine whether that amount of water is pure or not. तो आप उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर उसको बॉयल करके देखो. अगर सैंपल की बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली 100 आ रही है तो समझ जाओ पानी प्योर है. लेकिन अगर पानी की बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा आ रही है तो समझ जाओ कि वो क्या है, वो इम्प्योर है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप जो है माउंट एवरेस्ट पे खड़े हैं या K2 पे खड़े हैं और वहां पर पानी को बॉयल कर रहे हैं, वहां पर पानी की बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाती है. कहीं मैंने पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट पे अप्रॉक्सीमेट पानी की बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, यानी पानी 70 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो रहा होता है, 100 पे नहीं हो रहा होता. तो इसका मतलब ये नहीं है, वहां पर किस्सा जो है वहां एल्टीट्यूड का है, एक्सटर्नल प्रेशर का है, वहां पर इंप्योरिटी का अमल दखल नहीं है. पर याद रखो कि इंप्योरिटी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है. तो ये बात भी ध्यान से सुनो. तो किसी भी लिक्विड की प्योरिटी को चेक करने के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रही है, एग्जैक्ट है, प्योर है, अगर बढ़ी हुई है तो इम्प्योर है. ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे. अब देखें कि एक और पॉइंट की तरफ हमें जाना है. एंड यू कैन सी ओवर हियर, यहां पर मैंने लिखा है कि सम लिक्विड्स डिकम्पोजेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. कुछ लिक्विड अपनी बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज होते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन है. इसका एग्जांपल आपकी बुक में भी है. अब ग्लिसरीन जो इसकी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है 290, पर जब ग्लिसरीन को जब हम बॉयल कर रहे होते हैं या हम डिस्टिल कर रहे होते हैं, उसको प्यूरिफाई कर रहे होते हैं, तो आप ये भी तो जानते हैं कि डिस्टिलेशन में हम किसी भी लिक्विड को उसकी बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करते हैं. ठीक है, अब अगर ग्लिसरीन को 290 तक हीट किया गया ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन, तो ग्लिसरीन ऐसा लिक्विड है जो 290 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल तो होगा, लेकिन बॉयल होने के साथ साथ वो डिकम्पोज भी हो जाएगा. तो ग्लिसरीन बॉयल होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो फिर ग्लिसरीन तो आपको मिलेगी नहीं. ग्लिसरीन तो डिकम्पोज हो गई, ग्लिसरीन जो है वो क्या हो गई, डिकम्पोज हो गई. हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि ग्लिसरीन बॉयल भी हो, डिस्टिल भी हो और वो डिकम्पोज भी ना हो, तो इसके लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी. और इसी पॉइंट को लेकर मैं बात कर रहा हूं कि such liquids means the liquids which decompose at their boiling point, such liquids are distilled under reduced pressure. ऐसे लिक्विड को जब भी डिस्टिल किया जाएगा तो रिड्यूस्ड प्रेशर पे किया जाएगा, क्योंकि रिड्यूस्ड प्रेशर पे इसी ग्लिसरीन की बॉइलिंग पॉइंट 290 से कम हो जाएगी. 290 से कम हो जाएगी तो लिक्विड जो है वो डिस्टिल तो हो रहा होगा, बॉयल हो रहा होगा, लेकिन टेम्परेचर कम होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल डिकम्पोज होने से बच जाएगा. ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ी क्लियर होनी चाहिए कि व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीज. जब प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है एंड लिक्विड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम डिकम्पोजिशन. और इस तरह से किसी भी लिक्विड को डिकम्पोज होने से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. तो इसी रिड्यूस प्रेशर पे जो डिस्टिलेशन है, इसको कभी कभार हम कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन. वैक्यूम डिस्टिलेशन मतलब डिस्टिलेशन एट लो प्रेशर एट रिड्यूस प्रेशर. ठीक है, अब एक और लास्ट पॉइंट है जिस पे हम बात करेंगे. ये भी एक फैक्टर है जो कि बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट द लास्ट वन. आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है मैंने, कि बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द मॉलिक्यूलर शेप या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. यानी किसी भी लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर शेप या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है. अब आप पूछेंगे मॉलिक्यूलर शेप या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, तो इसके लिए मैं एक सिंपल सी पॉइंट्स आपसे शेयर कर सकता हूं. अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे कि एक होते हैं स्ट्रेट चेन अल्केन, एक होते हैं ब्रांच्ड अल्केन, ब्रांच में भी एक होते हैं आइसो अल्केन, एक होते हैं नियो अल्केन. जो स्ट्रेट चेन अल्केन होते हैं वो अनब्रांच होते हैं, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती. आइसो अल्केन में आपको पता है कि चेन के सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप होता है. ठीक है, और नियो जो अल्केन्स होते हैं उसमें चेन के सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल रेडिकल्स होते हैं. तो आइसो में एक ब्रांच है, नियो में 2 ब्रांचेस हैं. स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी बदलती जाती है, फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर चेंज है. तो इस किस्म की फिनोमिना को आप ऑलरेडी जानते हैं, हम कहते हैं आइसोमेरिज्म. व्हाट वी कॉलिंग इट, आइसोमेरिज्म. तो मैंने यहां पर जो एग्जांपल ली है, नंबर 1 एन पेंटेन, नंबर 2 आइसोपेंटेन, नंबर 3 नियोपेंटेन. इन सब के फार्मूला सेम है. आई कैन शो द फार्मूला दैट इज C5 and H12. C5 and H12 फार्मूला सेम है.
लेकिन बीइंग हैविंग द सेम फार्मूला स्टिल दे हैव द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, स्टिल हैविंग द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे कि एन पेंटेन जो है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आइसोपेंटेन जो है कंटेनिंग द वन ब्रांच, इसमें सिर्फ एक ब्रांच है, और नियोपेंटेन जो है इसमें दो ब्रांचेस हैं। तो ये बात याद रखेंगे, याद रखेंगे कि जितना कंपाउंड स्ट्रेट चेन होगा तो फिर पॉइंट ऑफ टच जो होगी दो कंपाउंड की वो ज्यादा होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो फिर आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, अब एन पेंटेन में तो आप जानते हैं कि मामला क्या। अब आते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन जो है इसमें चेन जो होती है उसमें 5 के बजाय अब 4 कार्बन हो जाते हैं, क्योंकि 5th कार्बन ब्रांच में चला जाता है आइसो, इस 2 मिथाइल ब्यूटेन, यू नो इट, ठीक है। तो इसमें चेन की साइज थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिड्यूस होते हैं, और अट्रैक्टिव फोर्सेस जब डिक्रीज होती हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है। और नियो में तो और भी ज्यादा रिडक्शन हो जाती है, क्योंकि इसमें 2 ब्रांचेज हैं। अब टोटल कार्बन 5 हो, 2 ब्रांचेज हो, तो उसका इनडायरेक्ट मतलब है कि चेन में सिर्फ 3 कार्बन है, मॉलिक्यूल ज्यादा स्फेरिकल शेप को अक्वायर करता है, तो इस तरह से पॉइंट ऑफ टच और ज्यादा रिड्यूस होते हैं, वान डेर वाल्स फोर्सेस और ज्यादा कम हो जाती हैं। इस तरह से जो है आइसो के बाद जो नियो है, नियो की बॉइलिंग पॉइंट सबसे लीस्ट होती है। तो इसी वजह से हमने लिखा था कि स्ट्रेट चेन अल्केन हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन ब्रांच अल्केन। और इस ब्रांच अल्केन में भी जैसे कि नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी तो साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट जो होंगी वो क्या होती जाएंगी, वो कम होती जाएंगी। सो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर, दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। और दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।